तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट पीरियड है हमारा हिंदी में क्या है, सर्वनाम। ठीक, और सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद भी करता हूँ तो संधि विच्छेद भी ये निकलेगा, सर्व प्लस नाम। और सर्व का मतलब क्या होता है, सबका, यानी कि सबका नाम। इसका मतलब क्या हुआ, वही फिर डेफिनेशन, वही फिर परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा की जगह, संज्ञा क्या है, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि सबका नाम उसके अंदर आ जाएगा और उनकी जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संधि विच्छेद इसका ये है और मतलब इसका ये है, सबका नाम। अब आपसे पूछा जाता है कि कोई अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो कितने बताओगे, बोलो भाई। 5 बताओगे, 6 बताओगे, 8 बताओगे, 10 बताओगे, कुछ तो बताओगे। कितने, ये आवाज कहाँ आ रही है, हाँ भाई नहीं पता। ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के, 6 प्रकार। वही गलत बात है, किसी किताब में 8 भी मिल सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6 पे ही आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। अब इनके पहले नाम लिखते हैं, नाम याद होंगे आपको। बताओ पहला क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो पहला होता है, पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर निश्चय के बाद आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे लिखना है साथ साथ लिखते रहे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 बताइए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 बताइए भाई, निजवाचक, ये भी है, बाकी मैं से नंबर 6 पे लिखूंगा, याद करो कौन सा बच रहा है। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंध कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, संबंध वाचक सर्वनाम। और नंबर 6 बताया आपने, निज वाचक सर्वनाम। ठीक भाई, तो अभी तक हमें ये पता चला कि भाई सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, और सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। काउंटिंग में पूछ रहे तो 6 तो याद रखना है, अपने नाम भी अगर पता होने चाहिए। ठीक, तो ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम। अब इसमें चर्चा करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे है, सब जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम आ रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम में क्या है, पुरुष है, तो यानी कि जो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, पुरुषों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुषों का नहीं कहना चाहिए पुरुष, क्योंकि पुरुष तो एक तरह से पुल्लिंग को व्यक्त करता है। जैसे मैंने क्या बोला अभी, व्यक्ति बोला, व्यक्ति में पुरुष भी आ जाएगी और महिला भी आ जाएगी। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जिसमें किसी व्यक्ति को स्थान दिया जाए और सीधे उसकी संज्ञा की जगह प्रयोग ना करके कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाएं जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, तो वही मैं, तुम, हम, ये सब कहाँ आ जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अब यहाँ फिर ये 3 तरह के पुरुष में विभक्त हो जाता है। पहले कौन सा आएगा, प्रथम पुरुष जी, फिर दूसरा मतलब उसका नाम क्या है, मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। और जो उत्तम पुरुष होता है वो कहाँ है, होता है वैसे ही लिख रखा होता है किताब में, प्रथम को हम उत्तम कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम पुरुष कह लो या उत्तम पुरुष कह लो। जैसा कि आपने बताया, नंबर 1
कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक तो आपने कहा क्या होते हैं, प्रथम पुरुष होते हैं। फिर नंबर 2 क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। और फिर अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है जी। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भागों में बट गया। अब प्रथम पुरुष में भी आप उदाहरण बोल रहे थे, कौन कौन से? एक तो आपने बोला मैं और एक बोला हम। ये बताइए। मध्यम पुरुष में तुम, आप। अन्य पुरुष में बताइए, वे। और पक्का ये है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, तो ऐसा टेंशन मत लिया करो, पूछ लो जवाब दिया करो। ये आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे ना? चलो आगे बात करेंगे। वे, ये, वह भी लिख दो। वह हो गया, और यह हो गया, और इन्हें, उन्हें, और भी शब्द हो सकते हैं। ये सब क्या है? अन्य पुरुष। तो साफ साफ समझ में आती है। और एक बेसिक सी बात है जो मैं आपको बताता हूँ, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊँ या हिंदी पढ़ाऊँ, कि जब भी बातचीत शुरू होगी तो जो बातचीत शुरू करेगा, यहाँ पर सब क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष बोलेंगे। तभी तो प्रथम पुरुष है, क्योंकि वो बातचीत की शुरुआत कर रहा है। और इसे हमने क्या बोला था अभी? उत्तम पुरुष भी इसे बोलते हैं। ठीक। तो जब बातचीत शुरू होती है तो बातचीत शुरू करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, या तो वो अकेला हो बोलने वाला, या वो उसके साथ एक समूह। तो अगर वो अकेला है तो मैं करके बोलेगा, और किसी समूह को व्यक्त करना चाहता है तो हम करके बोलेगा। बाकी तो और कोई तरीका होता नहीं। अपने आप को व्यक्त करने के इन 2 तरीकों से अलावा कोई तरीका नहीं होता। या तो मैं करके बोले या हम करके बोले। इसलिए क्या है? प्रथम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसे वो सुनाता है अपनी बात, जिसे वो अपनी बात कहता है। ठीक है। तो वो तुम हो सकता है, आप हो सकता है, तू हो सकता है। वो सम्मानजनक शब्द हो सकते हैं या थोड़े से प्रत्यक्ष रूप से कहे गए शब्द हो सकते हैं। बाकी तुम हो या आप हो, इनमें भी तो ये अंतर है। एक तो हो गया तू, वो तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गया। और हम इन दोनों की तुलना करें तो इनमें सबसे जो सम्मान सूचक शब्द है वो कौन सा है? आप है। अगर आप तुम भी बोल रहे हो तो ये भी इसके मुकाबले कम स्तर पे आ जाता है ना। तो तुम और आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और अन्य पुरुष में जिनकी हम अन्य पुरुषों की बात करते हैं, हो सकता है वो बातचीत में शामिल हो सकता है वो बातचीत में शामिल ना हो। ठीक है। लेकिन उनके बारे में कहीं ना कहीं कोई जिक्र तो आ ही सकता है। वो सब अन्य पुरुष होते हैं जिन्हें हम यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें कहकर पुकारते हैं। यह और वह क्या होता है? एक वचन। और यह और वह में अंतर क्या होता है? कि कोई चीज, कोई व्यक्ति आपके पास है तो आप यह करके बोलोगे, और कोई दूर है तो वह करके बोलोगे। इसी तरह से ये और वे दोनों क्या होते हैं? बहुवचन। अगर पास है तो ये करके बोला जाएगा, और दूर है तो वे करके बोला जाएगा। ठीक। और ये सारे के सारे जो सर्वनाम है संज्ञा के इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। और ये सारे सारे क्या हुए? पुरुषवाचक सर्वनाम हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्तियों के लिए व्यक्त किए जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक। उसके बाद अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये बात तो नाम से पता चल रही है बच्चों कि जो किसी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर दें, जो किसी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर दे, उन्हें तो हम निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे। तो ये बात मैं पूछना चाह रहा था जो मैं आपसे यहाँ भी कहना चाह रहा था। अब आप मुझे बताएं इसके उदाहरण कौन से होते हैं? यह पुस्तक मेरी है। अन्य पुरुष वाले सभी जितने भी होते हैं सभी अनिश्चय है। जितने भी अन्य पुरुष वाले होते हैं वो सब निश्चयवाचक में आ जाएंगे। ठीक। तो बाकी अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, एक तो यह है, एक वह है, एक है ये, और एक वे। अभी इन चारों की बात कर लेते हैं क्योंकि मुख्य रूप से यही 4 होते हैं। ठीक है। तो अंतर तो हम कर भी चुके हैं। अब मान लिया इन्हें भी तो कहा जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और इन्हें कहा जा रहा था अन्य पुरुष या जिन्हें हम कह रहे थे पुरुषवाचक। अब इसका हम कोई उदाहरण लेते हैं जिससे हम समझेंगे कि इनमें अंतर क्या है। तो जैसे मैंने भी कहा कि यह मेरी पुस्तक है,
यह मेरी पुस्तक है। ये मैंने वाक्य लिखा बच्चों। अब मुझे बताइए भैया, एक जो पुस्तक है क्या है? संज्ञा बोलोगे आप। और संज्ञा कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। जो आप पढ़ के आ रहे हो बार बार रिपीट करते रहो, भूलने का मौका मत दो अपना। जातिवाचक संज्ञा है क्या है? सहायक क्रिया। ठीक, अब बच गया यह और मेरी। ठीक, मेरी बताओ क्या होना चाहिए? सोच के बोलो जितना बता सकते हो, बिल्कुल शुद्ध सही बोलो इसको। पॉजिटिव होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में निजवाचक बोल देते हैं, है ना? जो मेरे लिए हो, मुझे प्रदेश करे, वो निजवाचक हो जाता है। तो यहाँ पे चलो नाम तो मैंने आपको दे दिया कि आपने ले लिया निजवाचक, तो निजवाचक सर्वनाम बोलो। फिर गलती कर रहे हो आप। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं या संज्ञा के साथ प्रयोग में लाए जाएं। तो जब आप जानते हो कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाए, मतलब संज्ञा नहीं हो सकती हो, तभी तो सर्वनाम होगा, विशेषण होगा ना। अब ये संज्ञा है और ये संज्ञा के क्या है? साथ है। ठीक, तो इसे हम सर्वनाम भी कह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा पूछने वाले पर। ठीक है, कई कई चीजें होती हैं, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे। एज ए टीचर मेरा काम है आपको सब चीज़ों को बताना, ताकि आप अपना सही निर्णय ले सको ऑप्शन देख के। अगर मैं इसे संज्ञा मानता हूँ तो संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण भी आता है, क्योंकि विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो क्या ये शब्द कहीं ना कहीं इसकी विशेषता नहीं बता रहा? मेरी पुस्तक है, पता चल रहा ना कि मेरा संबंध है इस पुस्तक से, तो विशेषता बताना शायद इसे कहते हैं। तो अगर मैं इसे इस तरीके से देखूंगा तो मुझे कहना चाहिए बच्चों कि ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। कि संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण आता है। कोई पूछे जी कौन सा है, तो आप कह सकते हैं निजवाचक विशेषण है। निजवाचक विशेषण है। अब कोई स्टूडेंट मुझे हाँ ये भी कह सकता है कि जब हम विशेषण पढ़ते हैं जिसका कोई नाम ही नहीं आता, ये भी कह सकता है। या आता है वो एक अलग बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सर्वनाम भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। विशेषण तो मैं माना मैंने इसलिए है क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है, लेकिन जो मैंने नाम दिया है इसका निजवाचक, वो तो जो इसका रूप होगा उसी से मुझे नाम देना पड़ेगा ना, चाहे वो किसी की लिस्ट में हो या ना हो। मेरी, तुम्हारी, आपकी, उसकी, इसकी, ये सब क्या है? संबंध बताते हैं। किसी वस्तु को उस जीवित प्राणी या व्यक्ति से जोड़ते हैं, उसका अधिकार स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये निजवाचक नहीं होने चाहिए? निजवाचक का मतलब यही है ना, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो स्वयं क्या हुआ? निजवाचक हुआ। अपना भी क्या हुआ? निजवाचक हुआ। अब एक बात समझ रहे हो? तो मैं इसे निजवाचक विशेषण भी कह सकता हूं। अब अगर मान लिया ऑप्शन में विशेषण ना हो, तब आप इसे निजवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। सर्वनाम भी कह सकते हैं। पर यहाँ डिफरेंस है, अंतर है बहुत, और सब चीज में अंतर बता के चलूंगा आपको, क्योंकि कहना एक अलग बात होती है और किताब में पढ़ना एक अलग बात होती है। हर एक राइटर के, लेखक के अपने अपने तरीके होते हैं चीज़ों को दर्शाने के लिए। मेरा शायद कुछ अलग तरीका है। मैं भी ऐसा कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने भी उदाहरण लिया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। सब चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करूंगा, और जिस बात से भी आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी बात से संतुष्ट ना हो, तो आप मुझे जरूर मेरा विरोध करें, प्रतिरोध लगाएं। ठीक है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ये मैंने एक लिख दिया आपको समझाने के लिए, कुछ लिखा रहा हूं। अब मैं फिर वही डिसाइड करूंगा आपको, ये मैं क्या है? आप बोलोगे जी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा जी? प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। कर्ता क्या हो गया? क्रिया। हु क्या हो गया? सहायक क्रिया। काम क्या हो गया? संज्ञा। कंसंट्रेशन रखो अपने काम में। ठीक है? जो बोला जा रहा है, जो आप बता रहे हो, उस पर फोकस करो। काम क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा?
जातिवाचक, क्योंकि मैं काम का नाम नहीं दे रहा हूँ। काम तो बहुत सारे के होते हैं, गृह कार्य, कक्षा कार्य, सारे कार्य ही हैं। ठीक, तो ये क्या होगी? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखो, यहाँ फोर्स करना, एक शब्द है अपना और एक है स्वम। इन दोनों का मैं अर्थ के हिसाब से बात करूं तो दोनों एक ही हैं, दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं एक ही। अपना भी स्वम हो सकता है, स्वम भी अपना हो सकता है। लेकिन अगर मुझसे इनमें से कोई पूछ ले कि भाई इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो मैं निशान लगाऊंगा इसका। अभी मैं लिखाऊंगा भी आगे आपको कि भाई निजवाचक सर्वनाम की ये उदाहरण है। ठीक है, तो अब जब इसे निजवाचक सर्वनाम बताया जा रहा है तो मैं इसे निजवाचक नहीं कह सकता, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आया है। ये निजवाचक विशेषण का काम करेगा अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेट रहना है सेंटेंस में। लेकिन अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें अपना हो ही ना, केवल क्या आ रहा हो? स्वम आ रहा हो, या स्वम की जगह क्या आ रहा हो? अपना आ रहा हो, तो शायद मैं उसे निजवाचक सर्वनाम भी कह दूं। निजवाचक में आगे क्या कह रहा हूं? यानी कि संज्ञा से पहले तो विशेषण ही है, वो पूछने वाला पूछे या ना पूछे, वो अब इसे क्या कह सकता है? निजवाचक सर्वनाम भी कह सकता है। लेकिन इसकी बेस्ट या सबसे अच्छी व्याख्या नहीं हुई। सबसे अच्छी व्याख्या क्या है? निजवाचक विशेषण, क्योंकि संज्ञा से पहले हमेशा क्या आता है बच्चों? विशेषण आता, जबकि दोनों के अर्थ समान ही है। मेरी बात से संतुष्ट हो या कुछ कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग में तो बताओ और एक्सप्लेन करो चीजों को। ठीक है ना? तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, निजवाचक विशेषण और निजवाचक सर्वनाम काफी हद तक पूछने वाले लोग निर्भर करती हैं ये बातें, क्यों किस प्रकार से पूछना चाह रहा है। तो ये हो गया हमारा यह मेरी पुस्तक है। अब इसमें जो यह था ये क्या आ गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम आ गया, क्योंकि इसके बिना इस वाक्य में संज्ञा को निश्चित रूप नहीं दिया जा सकता। जब भी मुझे किसी संज्ञा को बताना पड़ेगा, मैं उसे प्रदर्शित करना चाहूंगा, तो मुझे इन चार में से किसी एक शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बस मुझे ध्यान ही रखना है कि वो एक वचन है या बहुवचन है। पुस्तक क्या है? एक वचन है, तो मैं यहाँ ये तो नहीं लिख सकता, और ये लिखूंगा तो मैं यहाँ पुस्तकें लिखूंगा, वो तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये तो हो गया बच्चों क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ आते हैं, ये है शब्द तो यहाँ भी आ रहा है। अब मेरे दिमाग में फिर एक दुविधा है, मैंने इसे यहां भी पढ़ा और मैंने इसे यहां भी पढ़ा, तो भाई मैं ऐसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलूं या मैं ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलूं? तो बात स्पष्ट है, यहां ये शब्द इस पुस्तक की स्थिति को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो यहां ये सिर्फ और सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम ही हो सकता है। ठीक है, कोई ऐसा उदाहरण जिसमें संज्ञा ना हो, तो उसमें अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा, और खासतौर पर किसके लिए करूंगा? किसी व्यक्ति के लिए, तो हो सकता है वो वहां क्या हो? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, जैसे मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी मेरे मन में जो उदाहरण आ रहे हैं वो मैं आपके सामने देख रहा हूं। मेरे पास दो पुस्तकें हैं, हालांकि इनमें जो अंतर होता है वो काफी कम होता है। बहुत ही कम उदाहरण ऐसे मिलेंगे जो इस अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक में भी दूसरे का प्रभाव निकल ही जाता है ना कैसे करके, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको व्याख्यात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास दो पुस्तकें हैं, यह अच्छी है, ये मैंने ऐसे बोलना चाहा। तो मैंने सेंटेंस या एक वाक्य शुरू में लिखा मेरे पास दो पुस्तकें हैं, और फिर मैंने कहा यह अच्छी है। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई कि कहीं ना कहीं मैं दो पुस्तकों में से किसी एक पुस्तक की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ संज्ञा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने पहले एक उदाहरण का सहारा लेना पड़ा मुझे। मैं सीधा तो नहीं लिख सकता था ऐसे, क्योंकि यहाँ तो फिर मुझे संज्ञा की आवश्यकता
पढ़ती, वरना मुझे उस वाक्य का अर्थ का पता नहीं चल पाता कि वो कहना क्या चाह रहा है। अब आप ये देखिए, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, यह अच्छी है, तो यह जो है किसके लिए आई है? पुस्तक के लिए। अगर मैं इसे ऐसे सोच के चलूं कि भाई ये शब्द इससे जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या आ जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि दिमाग में कहेगा कि किसकी स्थिति को स्पष्ट कर रहा है? पुस्तक की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। लेकिन अगर मान लिया मैं इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहता, मतलब माइंड में तो मेरे है कि पुस्तकों के लिए आया है, लेकिन मैं फिर भी इसका वजूद नहीं देखना चाहता और मैं पढ़ना चाहता हूँ यह अच्छी है, तो यह जब मैं जाता हूँ तो या तो किसी व्यक्ति के लिए है या किसी वस्तु के लिए है। मुझे ये नहीं पता चल पाया कि व्यक्ति के लिए है या, तो मैं यहाँ कहाँ जाऊंगा? अन्य पुरुष में, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अगर आप मेरी बात समझ पाए हो तो ठीक है। तो ये इनमें अंतर होता है। तो अगर मान लो कोई अच्छा सा पेपर बनाने वाला आ गया है, अच्छा सा उदाहरण रख दिया, तो वहाँ जल्दी में आप निशान न लगाएं, सोच समझ के निशान लगाएं। और मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट जो होता है कोई भी फील करने का विषय होता है। सब चीज़ें आप किसी पुस्तक से या किसी टीचर से नहीं सीख सकते जब तक कि आप उसे खुद फील ना करो, है ना। तो फील करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा नंबर 3। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। तो फिर नाम से पता चल रहा है कि अब कोई ऐसा शब्द आने वाला है जो किसी संज्ञा की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सकता, तभी तो होगा अनिश्चय। ठीक, उदाहरण दीजिए, बेसिक सी चीजें हैं। तो अभी सिर्फ शब्द बोलो, कौन, कुछ। तो इन्होंने बताया कि एक तो मैं लिख लेता हूँ कुछ, एक मैं लिख लेता हूँ कोई, और एक इन्होंने बोला अभी कौन। ठीक है जी, ये हमने 3 उदाहरण लिख लिए। अब हम देखते हैं कि इसमें वाकई में अनिश्चयवाचक है या नहीं है, ये भी हम सोचेंगे, देखेंगे। अब 2 उदाहरण, कुछ वाला उदाहरण दो कोई। दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ काले लिख दूं, दाल में कुछ काला है। दूसरा उदाहरण, मेरे पास कुछ कलम है, मेरे पास कुछ कलम है। अब इन 2 उदाहरण नहीं आ रहे। पहला उदाहरण था दाल में कुछ काला है। दाल क्या है? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। में क्या है? विभक्ति। फिर कारक याद आ रहा है, विभक्ति। या तो बोलो कारक चिन्ह, है ना, या बोलो विभक्ति, खाली कारक मत बोलो। और में जो है कौन से कारक की विभक्ति है? अधिकरण। कौन कौन सी होती हैं? 2, एक तो में और एक पर। ठीक है, 2 विभक्ति होती है। कुछ चले रहने दो। काला बताओ क्या है? विशेषण। दाल में कुछ काला है, तो काला क्या हो गया? विशेषण। तो जब विशेषण हो गया तो विशेषता बताएगा किसकी? किसकी बता रहा है? सोच के बोलो कुछ, जल्दबाजी मत बोला करो। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बहुत सोच के बोल रहा हूँ, कुछ भी, है ना। यहाँ विषय दाल का नहीं रहा, जो दाल में कुछ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ, बात उसकी हो रही है। तो कुछ की विशेषता बता रहा है क्या? काला, इसलिए विशेषण है। और है क्या है? सहायक क्रिया। चलिए अब मैं आपसे फिर पूछता हूँ, ये विशेषण चलिए पता या किसी ने याद कर रखा है? जितने भी रंग होते हैं सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। सफेद, काला, लाल, पीला, हरा, नीला, सारे विशेषण होते हैं, याद कर लिया। इस वाक्य में क्यों है विशेषण? ये बोलो, कुछ तो बोलो। इस वाक्य में काला क्यों विशेषण है? ऐसे भारी भारी शब्द ढूंढ के मतलब जो तुझे मैं यहाँ ट्रॉफी दे दूं कुछ। इस वाक्य की बात करिए मैंने, सिंपल सी बात बतानी है यहीं, बस। दिमाग में जो क्या ले रहा, क्या डिक्शनरी सोच रहा है उसके बारे में। जब मैं इस वाक्य की बात कर रहा हूँ तुझे ये पता चल गया कि विशेषण है। मैं ये तो पूछ रहा हूँ कि विशेषण क्यों है? तो एक लाइन में जवाब देना था मुझे, किसकी विशेषता बता रहा है? और कुछ क्या है?
कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। संज्ञा है सर्वनाम? सर्वनाम। तो अब जिसकी विशेषता बता रहा है वो हमें स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि भाई दाल में क्या वस्तु है जिसकी हम बात कर रही है। तो संज्ञा की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, इसे तो हमने से क्या कह दिया? अनिश्चयवाचक कह दिया। और ये भाई संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा तो एक्चुअली वो है जो उसमें गिरी हुई है, वो वस्तु, लेकिन मुझे उस वस्तु का आभास ही नहीं है, इसलिए क्या है? सर्वनाम। तो कुल मिला के बात क्या हुई? ये हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा से पहले आ जाए। चलो, जो संज्ञा की विशेषता बताए, ठीक। अब फिर सुनो मेरी बात, तुमने कहा विशेषण वो है जो संज्ञा की विशेषता बताए, और यहाँ तो ये भी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये कैसे है? अब कहोगे जी संज्ञा के साथ सर्वनाम को भी ऐड कर लो, तो पहले ही बोल देते जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, या तो संज्ञा की वो क्या होता है? विशेषण। इसलिए हो गया आपका विशेषण। अब नीचे आ जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं समझाऊं, सारे जवाब चाहिए मुझे, ठीक है क्या है? कलम क्या है? कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। पास क्या है? बस अभी 2 दिन पहले की बात है क्लास में, 2 दिन पहले की, यही हाल हो। मेरे ना कुछ भी ना मिले। चलो इसे भी छोड़ो, ये बताओ मेरे क्या है? अभी मेरी आया था कहीं, कहाँ आया था मेरी? ये क्या क्या बताया ऐसे? अभी निजवाचक विशेषण भी हो सके या निजवाचक सर्वनाम भी हो सके। कौन किसमें नाम? सर्वनाम। मेरे पास कुछ कलम है, क्योंकि इसके बाद संज्ञा नहीं है। अगर संज्ञा नहीं है तो किसी भी सूरत में विशेषण नहीं हो सकता, और विशेषण नहीं हो सकता तो बचा क्या फिर? सर्वनाम ही बचा, क्योंकि ये तो 2 ही शब्द हो सके हैं, या तो विशेषण या सर्वनाम। तो ये से क्या कहोगे? निजवाचक सर्वनाम। अब 2 शब्द रहेंगे, एक तो पास और एक कुछ। पास तो मैं याद ही नहीं आ रहा, अब यहाँ आ जाओ, याद तो आ रहा। चलो अव्यय। अब यहाँ आ जाओ, पहले कुछ में आ जाओ। कुछ फिर बोलोगे आप क्या? अनिश्चयवाचक। क्या? हर चीज को बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है? विशेषण का काम करेगा, क्योंकि कलम क्या है? संज्ञा, तो ये विशेषण भी हो सके। जब मैं एक साधारण ग्रामर पढ़ता हूँ एज ए स्टूडेंट, एक साधारण एक सिंपल व्याकरण पढ़ता हूँ हिंदी की, तो मुझे ऐसे बहुत सारे शब्द परेशान करते हैं। ये नाम सर्वनाम में भी था, ये नाम विशेषण में भी था, बस मैं रटो बैठा हूँ। सर्वनाम कोई पूछा तो ये 6 है, और विशेषण पूछा वो 8 है, 10 है, 12 है, लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं करता। अब वही मैं काम आपको करा रहा हूँ। तो ये बच्चों संज्ञा थी, तो ये क्या होगा? विशेषण। नाम नहीं बदलने का, अनिश्चयवाचक विशेषण। अब मैं फिर बार रिपीट करूंगा अपनी लाइन, चाहे वो विशेषण की लिस्ट में हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं किताब से नहीं पढ़ाता, मैं लॉजिक से पढ़ाता हूँ। और कभी इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप डिफरेंट किताब ले लो। मेरे आपने बात भी सुनते होगे मेरी आप, मैंने अभी भी बोल के बताया आपको, आपसे पूछा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? कहीं 8 लिखा होगा, कहीं 10 लिखा होगा, और कहीं 12 भी लिखा होगा। वो क्यों होता है? वो होता यही है, एक लेखक बताएगा अलग अलग तरीके से, और एक लेखक वही चीज बार बार रिपीट करता रहेगा। वो अंतर इसलिए आता है, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा हो। एडजेक्टिव 8 प्रकार के भी होते हैं इंग्लिश में, 10 भी होते हैं और 12 भी होते हैं। बुक पढ़ना है पढ़ो, आपको मेरी बात महसूस होगी। तो चीजें इस तरह से उसने एलाबोरेट कर रखी है, व्याख्या कर रखी है। फिलहाल कुछ ये हो गया। अब यहाँ बताओ भाई, इस कुछ में और इस कुछ में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? भाई मैंने 2 उदाहरण लिखे थे तो सोच के तो लिखे होंगे। सिमिलरिटी क्या है? समानता क्या है? दोनों ही अनिश्चयवाचक, ये होगी समानता। ये क्या था? यहाँ कुछ सर्वनाम था, और ये क्या था यहाँ? एक तो ये अलग मामला हो गया। एक पॉइंट तो मैंने बता दिया तुम्हें, अब कुछ सोच के बताओ, इन 2 से अलग भी कुछ अलग है ना? इन कुछ में ही, इस कुछ में और इस कुछ में जानते आप सब कुछ हो, पर पहचानते नहीं। अब वो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पहचान लीजिए।
है संख्या तो छोटी, इसे पता है कि कुछ कलम है। तो मतलब कहना क्या चाहोगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक शब्द का रूप दे दो सब, यो तो मुझे क्लियर हो जाए सुन के। नीचे तो निश्चित है जी, ऊपर है निश्चित है। बेटा निश्चित है तो मुझे फिर लाइन हटानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो हेडिंग है निश्चयवाचक है, तो निश्चय तो प्रयोगी मत करो, वरना फिर मुझे इसे काट के फिर शुरू करना पड़ेगा, जो मैंने पढ़ाया सारा बेकार हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लिया कोई इंसान बहुत अच्छी हिंदी बोलता है और तुम उससे इम्प्रेस हो जाते हो, तो क्यों हो जाते हो? क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे शब्द हैं जो हम साधारण भाषा में जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो भाषा तो तभी बनेगी जब मौके पे आपको शब्द याद आए। शब्द की बहुत बड़ी अहमियत है शब्दों में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा तो बनती ही शब्द से भाई। जानते तो सबने बताया था ना, कुछ ऐसी बात पूछ नहीं रहा कि मैं कोई बहुत अजीब सी बात पूछ रहा हूँ। बस एक तो संख्यावाचक और एक होता है परिमाणवाचक। एक तो संख्यावाचक शब्द सुना होगा और एक परिमाणवाचक, कि अगर संख्यावाचक है तो संख्या को प्रदर्शित करेगा और संख्यावाचक नहीं है तो परिमाण को करेगा, दो चीजों को तो करेगा। तो अब इसे मुझे बताओ, दाल में कुछ काला है, तो यहां से मुझे पता नहीं चल पाया पढ़ के कि भाई चीज गिनी जा सकती है या गिनी, और यहां मुझे पता चल रहा है, उन्होंने बताया कलम है, कलम क्या है, गिनी जा सकती है, तो इसे मैं क्या बोलूं, संख्यावाचक बोलूं। और जब यहां मुझे क्लियर नहीं हुआ तो इसे मैं परिमाणवाचक बोल भी सकता हूं नहीं भी, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है मुझे, क्योंकि अनिश्चय है। लेकिन मान लो ऑप्शन में कोई ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा तो फिर मैं इसे परिमाणवाचक भी मान सकता हूं। लेकिन परिमाणवाचक सेकंड विचार ही है, फर्स्ट विचार है कि स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि संज्ञा ही नहीं है। संज्ञा से तो पता करोगे कि संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो इसमें निश्चित है क्या, संख्यावाचक। अब मैं इसका नाम देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं, संख्यावाचक अनिश्चयवाचक विशेषण। संख्यावाचक अनिश्चयवाचक विशेषण है या नहीं है नाम? अब मैं इसमें से बीच वाला हटा रहा हूं, संख्यावाचक विशेषण। अब मैं पहले वाला हटा रहा हूं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये सॉरी विशेषण। तो शब्द तो सब एक ही हुए, और चीजों को हमें देखना है। ये संज्ञा जो थी क्या थी, काउंटेबल थी, इसलिए क्या हो गए, संख्यावाचक हो गया। बाकी कुछ, मैं कहता हूं मेरे पास कुछ घी है, तो घी क्या हुआ, परिमाणवाचक। तो शब्द तो अभी भी कुछ ही है, वो क्या बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। अभी विशेषण तो हम पढ़ ही नहीं रहे, फिर भी उनका समझ लो कि वही सारा काम चल रहा, ये सब चीज वहां नहीं, अलग थोड़ी ना कुछ, ठीक। तो ये था बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ हो गया, कोई का बोलना, बाहर कोई खड़ा है, ये रह गया। पास क्या बोले थे हम इसे, पास को हम बोले थे अव्यय। तो अव्यय की मैंने परिभाषा क्या बताई थी, क्या होता है अव्यय, जिसे बदल नहीं सकते। और शुद्ध रूप में बोलो थोड़ा सा, जिस पर लिंग वचन या कारक का कोई प्रभाव ना पड़ता हो उसे अव्यय कहते हैं। तो इसमें फर्क पड़ेगा कुछ, एक वचन बहुवचन होते हैं इसके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हो, कारक विभक्ति पाई जाए, इसलिए अव्यय है और आगे नहीं भूलोगे बात, ठीक है। ये अव्यय है, ठीक। ये भी कई प्रकार के होते हैं, स्थिति सूचक, परिमाण सूचक, दिशा सूचक, बहुत सारे शब्द होते हैं। हाँ जी, अगला उदाहरण क्या था हमारा, बाहर बाहर कोई खड़ा है। चलो जी बताओ, बाहर क्या है, चलो रहने दो, पहले झटका लग गया है। बताओ, सहायक क्रिया, खड़ा क्या बोलोगे, क्रिया या कुछ और, सोचो ध्यान से, पक्की बात, क्रिया ही आएगी, ठीक। क्रिया क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण चलो अभी रोक लेते हैं,
यहाँ हो पहले कोई तो आप कह दोगे क्या है अनिश्चयवाचक। अब ये सर्वनाम है विशेषण सर्वनाम है। अगर आप ये सर्वनाम मान रहे हो तो इसे सीधी सी बात है क्रिया मान रहे हो, ये बात है। बाहर कोई खड़ा है, अच्छा ये बात बताओ, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है आपकी बात सुन के। मुझे कोई ऐसा दूसरा उदाहरण लिखो बताओ थोड़ा सा जिसमें इस शब्द का प्रयोग हो जाए, तो ये बात चल जाए, पता कि क्रिया है कुछ और। क्योंकि इतना इजी मत सोचो कि भाई क्रिया हो गई, क्या पता ना हो, आपको तो लग रही है क्रिया है, क्या पता कुछ और हो, ऐसा भी तो संभव है। तो कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल रहा कुछ? ऐसा लिखा मैंने, मेरे पास खड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा भाई है। समझा रहे हैं, समझो जितना भी समझ सकते हैं, चाहे मुझे एक वाक्य यहाँ से यहाँ लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सब चीज़ अपने ही हाथ में है। अब जरा देखें, मेरे पास खड़ा हुआ व्यक्ति तो आपने कह दिया भाई क्या है, संज्ञा, ठीक, और खड़ा हुआ, इन दोनों को क्या बोलोगे, संयुक्त क्रिया। क्लियर होनी चाहिए बात है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो, एक क्रिया जो दूसरे शब्द के बिना अधूरी है किसी वाक्य के अंदर, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया। जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से मतलब जो मुख्य शब्द है वो क्या है, और ये जो शब्द है ये इसे क्या बताया, लोकेशन दे रहा है, तो इससे इसे मिला क्या बन गई, संयुक्त क्रिया। तो अभी क्लियर हो गई बात, ये क्या है, क्रिया ही है, ठीक। और अगर ये क्रिया है तो ये विशेषण नहीं हो सकता, तो अब ये क्या है, सर्वनाम। और सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब ये रह गया, हाँ जी, संज्ञा। संज्ञा का मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, अव्यय, क्योंकि ये भी स्थिति बता रहा है, बता रही स्थिति। मुख्य रूप से स्थिति बता सकते हैं शब्द। तो बाहर अभी क्या था, ये पास, निकट, दूर, है ना। पीरियड में खत्म कर रहा हूँ, घबराओ मतलब, ठीक। मैं 5 मिनट रह गए, टाइम में भी है, हमारा टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है, सर्वनाम। देखो मेरे में ये आदत नहीं है बच्चों की मैं सर्वनाम लिख के और ये 6 लिखवा के काम खत्म कर दूँ सर्वनाम, वो तो आपको पहले से ही आता है। तो मैं मुझसे आप हिंदी पढ़ रहे हो तो फिर क्यों पढ़ रहे हो, वो तो लिखी रखा कि सर्वनाम की परिभाषा ये है, 6 प्रकार के हैं, खत्म हो गया सर्वनाम। लेकिन एक वाक्य के अंदर जितने भी उसके हिस्से होते हैं हमें सबका ज्ञान होना चाहिए, इसी हम व्याकरण कहते हैं। अब मेरे दिमाग में फिर कुछ बात आई, ये तो बात हो गई क्लियर जो मुझे बतानी थी। एक शब्द लिखा मैंने, ये मैं इल्झा हूँ आपको, बार बार कुछ ना कुछ करके इल्झाने की कोशिश करूँगा। और आपका, अगर मेरे आप सच्चे विद्यार्थी हो तो आपको उस भ्रम जाल से बाहर निकलना है, ठीक है। और नहीं निकलोगे तो मैं उबालूंगा, मैं हाथ दूंगा, पकड़ के आपको खींचूंगा, लेके आऊंगा, मगर ले बेटा हाथ पकड़ ले और आ जा बाहर। फिर दूसरे दिन फेंकट्टा दिखाई देगा, फिर खुद निकलने की आदत डाल देंगे आपको, ठीक। क्योंकि हर जगह हर स्थिति में मेरा हाथ संभव नहीं है। बाहर एक ऐसा शब्द हमने भी सोचा जो किसी स्थिति को प्रकट करता था, और हमने बात कह दी कि अव्यय है। साथ साथ हमने ये भी सीखा कि अव्यय वो शब्द है जिसमें किसी वजह से विकार उत्पन्न ना हो, ना लिंग से हो, ना वचन से हो, ना कारक से। लेकिन मैंने तो इसमें विकार उत्पन्न कर दिया। अब यहां धर्म संकट ये हो गया, अगर ये विकार उत्पन्न हो गया तो मैं इसे अव्यय नहीं कह सकता। अब हाँ, मैं इल्झा रहा हूं आपको, बस इलाजना नहीं है, भ्रम जाल उत्पन्न कर रहा हूं आपके लिए। बस सटीक रहना, अपने माइंड से सटीक रहना,
तो क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न हो गया तो मैं कह सकता हूँ भाई ये अव्यय नहीं है। अव्यय नहीं है तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर तो मुझे फिर कुछ भी करना पड़ेगा। मैं और भी उदाहरण दे दूंगा कि भाई वो भी अव्यय नहीं है, वो भी अव्यय नहीं, वो भी अव्यय नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया कि भाई ये नया जो शब्द बना है ये है क्या, और ये अव्यय है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये हुआ। अब आप अपने विचार प्रकट करें पहले, फिर मुझे तो करना ही है। आपको इस बाहरी के साथ संज्ञा जोड़नी पड़ेगी, कोई ना कोई संज्ञा इसके साथ रखनी पड़ेगी। इस बाहरी के साथ प्रॉपर बनेगा, मतलब कोई शब्द जोड़ दो। बाहरी दीवार, बाहरी दीवार लिख दीजिए मैंने। अब बताइए छोटी की बात आएगी बड़ी की? बड़ी आएगी। बाहरी दीवार जी। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो? दीवार संज्ञा जोड़ दी मैंने, अब क्या बनाया बाहरी। तब तो फिर भी ले जाओगे आप इसे विशेषण में, तो संज्ञा इसलिए जुड़वाई थी। तो संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण। क्लियर बातें ऐसी होती हैं। जितना आप वार्तालाप करोगे, जितना आप सोचोगे, उतनी ही नई नई बातें निकलती चली जाएंगी जो कमी पाई जाती है हमारे अंदर। अब मुझे बाहरी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया क्योंकि संज्ञा से पहले क्या आता है? विशेषण आता है कि भाई ये विशेषण है। ठीक, अब मेरी बात समझो, ये बाहर है और ये, अब मैं ऐसे तो क्या कह रहा हूं? विशेषण कह रहा हूं। तो मैं इसे अव्ययी कह दूं? कहने में क्या जा रहा है? अब वो बात होगी तो कर दो मेरी परिभाषा। अव्यय तो वो शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार ही उत्पन्न ना हो, और इसमें तो हो रहा है विकार। तो ये बात तो मुझे क्लियर होगी भाई ये विशेषण है, तो ये तो अव्यय नहीं होना चाहिए उस परिभाषा के हिसाब से। ये सब समझा था बस। आप विजय पता कहाँ से कर लिया आपने? इंग्लिश में प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन आता है आउटसाइड। इंग्लिश से क्या मतलब है? पर आधी तो उसी से बनती है। अच्छा, नहीं मेरी बात का जवाब दो आप, उससे जवाब दे पाओगे हाँ या ना? सारे जवाब होते उन बातों में ही हैं जिसे मैं बार बार कहता हूँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। सबके जवाब वही हैं उन्हीं बातों में। इस बोर्ड पे जिन अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, सबके जवाब यही हैं। आपको बैठ के ना ऐसे सोचना है और ना ऐसे सोचना है, कुछ नहीं करना। देखो इस वाले भाई का कोई अर्थ नहीं होता। तो भाई ऐसा तो मत करिए, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होता, भाई वाला तो अगर अर्थ नहीं होता तो हम इसे फिर प्रयोग क्यों करते हैं? बाहरी दीवार, बाहरी मकान, गांव का बाहरी हिस्सा बोलते नहीं हो आप? अलग ही भाई वाला आता है ना भाई। वो भारी वेट के लिए होता है। कभी कभी तो मुझे हिंदी में इतना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे कि मैं तेरी प्रशंसा करने के लिए तत्पर हो जाऊं। कभी कभी मुझे तो इतना कमजोर दिखाई दे कि मैं सोचता हूँ कि तेरे बारे में क्या सोचा। आज तक मुझे ऐसी बात बताई कि मैं कमजोरी मान रहा हूँ। कभी कभी मैं तेरी प्रशंसा भी करूँ इसी बात के लिए। तो बेटा वजन के लिए है भारी, ये तो बाहर से बना है ना, उससे इसका क्या मतलब? सोचो तो सही। बात देखो जी, मैंने परिभाषा क्या बोली थी? 2 मिनट रह गई हैं बस आपके। मैंने परिभाषा को ये बोली थी, अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें संज्ञा, लिंग या कारक की वजह से कोई परिवर्तन ना हो। और ये जो परिवर्तन हुआ है ये इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है। ना तो लिंग से हुआ है, ना वचन से हुआ है, और ना ही कारक से हुआ है। इसलिए ये अव्यय ही है और ये विशेषण ही है। अब एक बात और निकल जाएगी। अब एक बात और बता दो मुझे कि अव्यय से मैंने क्या बना दिया? विशेषण बना दिया। तो मैं यहां ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं किसी अव्यय में प्रत्यय जोड़ दूं तो विशेषण बन जाता है। अब एक परिभाषा सुना दो मुझे, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या बताई थी? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, या विशेषण में, विशेषण या अव्यय। विशेषण या अव्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा समझते हो? भावना, फीलिंग, ठीक?
जैसे कोई शब्द से शब्द बना दो। ममता। ममता, बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने बोला ममता। घबराना मत, छुट्टी दे दो, टेंशन ना लो। ममता तो ऐसे लिखना चाहिए, हाँ? मम प्लस मम को किस कैटेगरी में रखोगे? क्या है मम? मम से मतलब विशेषण है, अव्यय है, प्रत्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है? संज्ञा है। तो फिर मुझे बताओ ये किस व्यक्ति का नाम है, किस वस्तु का नाम है, या किस स्थान का नाम है? जब आप इतनी बात जानते हो कि ना तो व्यक्ति का नाम, ना वस्तु को, ना स्थान को संज्ञा नहीं कह तो सकते। यार मम का अर्थ क्या होगा? मेरी। ये संस्कृत का शब्द है, पानी। वो तो बच्चों के लिए होता है। ठीक, ये होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। निजता सुना है? निजता। हाँ जी। निजता किससे बना है? निज से। और निज क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम में ता लगा, निजता बन गया। निजता है भाववाचक संज्ञा। मम क्या है? सर्वनाम। ता क्या है? प्रत्यय। ममता क्या बना? भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा हम कह रहे हैं, और इसे हम क्या कह रहे हैं? विशेषण। अब बस लिंक जोड़ रहा हूं मैं और आपका पीरियड खत्म। ये मैंने विशेषण कैसे बनाया? जब मैंने अव्यय में प्रत्यय जोड़ दिया, यानी कि बाहर प्लस बड़ी। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? बाहरी। तो ये क्या था? अव्यय। यो क्या था? प्रत्यय। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये विशेषण बन गया। और ये क्या था? सर्वनाम। यो क्या है? प्रत्यय। तो मैं कह रहा हूं भाववाचक संज्ञा बन गया। और ये बात समझ आ गई? अब वो लाइन दोबारा रिपीट करता हूं। किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो मुझे बताओ, जब हम अव्यय में भी प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो भाववाचक संज्ञा बन रही है, और मैंने यहां अव्यय में ही प्रत्यय जोड़ा है। अब सोचो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। तो ये क्या बन रही है? भाववाचक संज्ञा। परिभाषा से आओ, परिभाषा। अव्यय में प्रत्यय जोड़ा है और परिभाषा कहती है कि भाववाचक संज्ञा बनती है। तो ये क्या हुई परिभाषा से? भाववाचक संज्ञा। लेकिन जब मैं इस उदाहरण में देखता हूं तो ये मुझे क्या दिखाई देता है? विशेषण। इससे बात साबित होती है कि भाववाचक संज्ञा भी विशेषण हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात? तो कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो? विशेषण भी हो और भाववाचक संज्ञा भी हो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। और अभी मेरे कितने हुए हैं? 3 ही हुए। ठीक, ये उतार लिया आपने? समझ लिया? किसी ने ना समझ आया तो फोटो खींच लेना है इसका। ठीक, और फिर से आगे कंटिन्यू करें। क्रिया विशेषण अगर होगा बेटा तो फिर मैं कहूंगा आपसे, या विशेषण की विशेषता बताया हुआ है या क्रिया की? बताओ। खड़ा हुआ व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है ये क्या है? संज्ञा। ठीक, तो ये जो है उसकी पोजीशन को क्रिया कर रहा है, तो इसमें मुझे माननी पड़ेगी, क्रिया माननी पड़ेगी। ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया विशेषण तो इससे पहले आता, तो वो क्रिया की विशेषता बताता। चलिए बस आज इतना ही।